नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की 17 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 89 के बारे में। यह वर्कशीट लोकतांत्रिक राजनीति नामक पुस्तक के अध्याय संस्थाओं का कामकाज से ली गई है और इसमें आज हमें न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह वर्कशीट हमें क्या जानकारी देती है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में पूछे गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की 17 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 89 का अध्ययन संस्थाओं का कामकाज न्यायपालिका। हमारे देश में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय सम्मिलित हैं। देश में एकीकृत न्यायपालिका है, जिसका मतलब है कि देश की सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है। देश के नागरिकों के बीच विवाद, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद, यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। न्यायपालिका और भारत का संविधान, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसी कानूनी कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकता है। इस तरह यदि किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है। इसे हम न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव कर सकती है। न्यायपालिका और मौलिक अधिकार, भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यानी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जा सकता है। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। इन्हीं वजहों से लोग न्यायपालिका पर काफ़ी विश्वास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में 4 सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें जानना है, लेकिन यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि ये सवाल कौन से हैं और कैसे हम इन सवालों के जवाबों को लिख सकते हैं। पहला सवाल इस प्रकार है, न्यायपालिका किसे कहते हैं? इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं? और इसके जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय शामिल हैं। अगला जो सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण है और सवाल इस प्रकार है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन किन मामलों की सुनवाई होती है? और इसके जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दो नागरिकों के बीच, नागरिक तथा राज्यों के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच फौजदारी तथा दीवानी मामलों की सुनवाई की जाती है। अगला सवाल है, स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे कर सकती है? प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये, अक्सर परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका पर विधायिका तथा कार्यपालिका का कोई नियंत्रण या दबाव ना हो। न्यायपालिका अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक तभी कर सकती है जबकि उसके ऊपर विधायिका तथा कार्यपालिका का कोई प्रभाव या दबाव ना हो। अंतिम सवाल जो कि इस वर्कशीट का है, आपके विचार से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? और इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि भारतीय
संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम न्यायपालिका ही करती है और लागू करने का कार्य करती है। यही कारण है कि न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। अंतिम सवाल पर, दरअसल हमारे संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो सभी नागरिकों को जन्म से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उनका शोषण करता है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का शोषण किया जा रहा है वो अपने मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय द्वारा उसके मौलिक अधिकारों के लिए कुछ आदेश जारी किए जाते हैं जिनको रिट कहा जाता है। और कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है उसको दंडित करने का प्रावधान भी है। इसीलिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 9 की 17 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 89 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।